मैं हूं वर्तमान, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। हम आज पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 4 और 4 लेसन हैं भारत के विदेश संबंध, यानी भारत का विदेशों के साथ किस तरह का संबंध है, फॉरेन रिलेशनशिप्स, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो अभी हम विदेशी संबंध के बारे में जान रहे हैं। तो इससे पहले आपको ध्यान रखना, जब भारत आज़ाद होना था उससे पहले भारत का जो विदेशी संबंध कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी है, वो इतनी विस्तृत और कह सकते सुदृढ़ नीति जितनी आज है। तो आज़ादी के बाद भारत की जो विदेश नीति है वह तय करती है कि भारत किस तरह से आगे डेवलपमेंट की राह पे चलेगा। तो ये भारत की जो विदेश नीति है वह समय समय पर बदलती रही है और इसी के तहत अब परिपक्व की स्थिति में भी वह है। तो नए देशों के सामने, जैसे कि भारत आज़ाद हुआ था तो इस तरह से वो एक नया देश बना था, तो नए देश के सामने लोकतंत्र कायम करना और लोकतंत्र कायम होने के बाद अपना दूसरों से कैसे संबंध रखना है। तो विदेशी संबंध का मतलब यही होता है कि हम किस तरह से दूसरों से डील करेंगे। तो ये तो अपने परिवार के बारे में होती है। अब देश के बारे में जब हम विदेशी संबंध की बात करें तो भारत है वह दूसरे देशों से कैसा संबंध रखेगा ये देखा जाता है। तो आज़ादी के पहले भारत को इतना ये व्यवस्था कह सकते हैं, इतना कार्य या इतनी इसकी भूमिका नहीं थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन की हुकूमत थी और भारत की जो विदेशी नीति थी वो इतनी कारगर नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज़ादी के बाद भारत की जो सरकार है, अलग अलग सरकारें, उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत विदेश नीति को प्रमुखता दी, क्योंकि इसी के तौर पे भारत है वो एक अलग मुकाम बना पाता है दूसरे देशों के सामने। तो अपनी जो विदेशी नीति की शुरुआत है वो कैसे हुई, किस कंडीशन में हुई, ये जानना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखो, हम दूसरों से संबंध कैसा रखते हैं, ये कैसे हमारे और दूसरों के संबंध कैसे डिसाइड होते हैं, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग। यानी हम दूसरों से मिल रहे हैं ना, उसमें कैसी परिस्थिति हुआ करती थी, वो परिस्थिति भी ये डिफाइन करती है कि हमारा दूसरों से संबंध कैसे होगा। तो भारत का दूसरे देशों से संबंध किस तरह से हुआ, ये उस परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड था उस समय, और धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी बदली। तो एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। यानी जिस समय विश्व युद्ध का दौर था उस समय भारत है वो एक विकसित रूप में, यानी देश के रूप में आ गया है। ऐसे में भारत ने अपने विदेशी नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा। लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी सुनाई देती है। जहाँ तक आपने ध्यान से, अगर आपने नीति निर्देश तत्वों को जाना है तो उसमें भी, यानी उस संविधान के नीति निर्देश तत्वों में भी भारतीय संविधान की विदेशी संबंधों की गतिविधियों का भी गहरा ताल्लुक मिलता है। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर देखने को पड़ता है। यानी विदेशी संबंध भी कैसे होगा, जब अपने आंतरिक संबंध कैसे होंगे, यानी परिवार में अगर अंदर के यानी परिवार के लोगों का संबंध तालमेल बहुत अच्छा है ना, तो विदेशी संबंध भी वो बढ़िया बनाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत की जो विदेश नीति है वह इस निर्भरता का भी बखूबी वहाँ पे प्रयोग देखा गया कि विदेशी नीति पर जब तब असर पड़ता है जब किसी दूसरे देश का प्रभाव होता है। तो अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति का दूसरे की विदेश नीति से थोड़ा सा डिफरेंसेस है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है उसका और यहाँ का थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। तो हुआ ये कि विश्व युद्ध के दौर की हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब दूसरा विश्व युद्ध जैसे आपको पता होगा, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 45, ठीक है ना, 1939 से 45। तो भारत की विदेश नीति से को जानने से पहले एक बार ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि कुछ ऐसे देश थे जो क्या हुआ, दूसरे देशों के अकॉर्डिंग अपनी नीति बना ली। जैसे हम बात करें, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तो इस समय क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व है ना वो दो गुटों में बट गया। एक तरफ तो हो गया रूस, दूसरी तरफ हो गया अमेरिका, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा विश्व है वह दो गुटों में बट गया। अब दो गुटों में बट गया तो बाकी जो देश थे उन्होंने भी क्या किया, अपनी विदेश नीति
हैं वो इनके अकॉर्डिंग बना दी। जैसे मान लो एक गांव में दो पावरफुल व्यक्ति हैं, मजबूत व्यक्ति है, दो पावरफुल व्यक्ति हैं, तो फिर बाकी जो पूरा गांव है ना वो उन दो गुट में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कहने का मतलब है कि इसकी हुकूमत है तो बहुत सारे देश है वो इसके पास आ गए क्योंकि ये शक्तिशाली था, दूसरे देश से वो इसके पास आ गए। तो इस तरह से विश्व दो गुटों में हो गया, एक गुट है अमेरिका वाला, दूसरा है रूस वाला। तो ये जो दौर था इसको हम कहते हैं शीतकालीन दौर या फिर शीत युद्ध का समय। शीत युद्ध का समय, उस समय विश्व दो गुटों में बढ़ गया, बहुत से देश रूस के साथ जुड़े और कुछ अमेरिका के साथ, क्योंकि ये शक्तिशाली देश थे और इन्होंने अपने साथ जुड़ने वाले देशों को सुरक्षा की गारंटी दी। तो इस तरह से अब जो देश अमेरिका से जुड़ा है वह विदेश नीति कैसी बनाएगा? पता ही है, अमेरिका को फायदा पहुंचाने वाली, यानी अमेरिका को दिक्कत नहीं हो ऐसी विदेश नीति है वो दूसरे देश बनाएंगे क्योंकि वह उनके छाया में जा रहे। तो विदेश नीति पर यानी दूसरे देशों की विदेश नीति पर किनका प्रभाव पड़ा? अमेरिका जैसे बड़े देशों का, यानी उनकी जो ये विदेश नीति है वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी। इसी तरह रूस के अंतर्गत आने वाले देशों ने अपनी विदेश नीति में रूस को ज़्यादा महत्व दिया, उनके अकॉर्डिंग विदेश नीति बनी। तो इस तरह से अलग अलग देशों की विदेश नीति पर कहीं ना कहीं किसी का प्रभाव पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने भारत की विदेश नीति के बारे में, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान होगा, अगर आपने 12th में अच्छे से समझा है, एक टॉपिक था गुट निरपेक्षता। हाँ बिल्कुल, गुट निरपेक्षता। क्या है गुट निरपेक्षता? गुट तो आप समझ गए, गुट का मतलब होता है एक समूह, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करें गुट निरपेक्षता है वो इन्हीं की वजह से सामने आया था गुट निरपेक्षता। तो अब देखो, अब ये हुआ कि अगर भारत है वह रूस के साथ मिल जाए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और अगर भारत है वह अमेरिका की ओर मिल जाए तो रूस नाराज होगा। और फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए चलो भारत है वो अमेरिका के साथ जुड़ गया, ये हम बात करें आज़ादी के समय के दौरान की, तो भारत अगर इसके साथ मिल जाता है तो अब जब पूरा विश्व दो गुटों में होगा तो फिर वो लड़ाई करें, झगड़ा करेंगे। तो यानी अगर दो गुटबाजी होगी ना, गुटबाजी तो झगड़े होंगे, लड़ाई होगी। तो अब गुटबाजी होगी तो शांति नहीं होगी। तो भारत जैसी अन्य देशों ने मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, और गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम न तो रूस के साथ रूस के गुटबाजी में शामिल होंगे और न ही अमेरिका की गुटबाजी में शामिल होंगे, यानी हम पूरी तरह से गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि रूस है वह सैनिक संगठन वाला गुट था, अमेरिका भी सैनिक संगठन वाला गुट था। तो भारत ने ये एक तरीका अपनाया कि हम किसी ऐसे देश की गुट में नहीं रहेंगे जो सैनिक प्रकृति का है। तो इस तरह से भारत और भारत जैसे विचार रखने वाले देशों ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, और उसके तहत वे देश उसमें भारत के साथ शामिल हुए जो किसी भी गुट में नहीं मिलना चाहते थे और शांति व्यवस्था बनाना चाहते थे। तो इस तरह से भारत की विदेश नीति है वह थोड़ा बहुत है वो इनसे प्रभावित हुई है, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है उसमें गुट निरपेक्षता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ये यहाँ तक तो क्लियरली आप समझ गए होंगे गुट निरपेक्षता, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है उसमें गुट निरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल है। तो हम आगे बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये शीत युद्ध के दौर पे बहुत से देशों की जो विदेश नीति है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया यहाँ पे बता दिया है। फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से लिखना है, क्योंकि गुट निरपेक्षता है उसका जन्म कब से हुआ है ये पता लगाना है। तो गुट निरपेक्षता का जन्म भी शीत युद्ध के समय हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि अब जब भी मैंने बता दिया है थोड़ा बहुत ये पहले, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से गुट निरपेक्षता के समय जो विश्व है, एक जो विश्व था वो दो गुटों में बढ़ गया था, ये तो मैंने आपको बता दिया, पहले और दूसरे गुट में। तो भारत न तो इनमें जुड़ा और न ही इनमें जुड़ा, किसी के साथ नहीं जुड़ा और एक नया गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे
गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत प्रमुख जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस नीति को क्रियान्वित किया, नेहरू जी, ये आप ध्यान रखना है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति के उपरांत जब हम बात करते हैं भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है, अब इस विदेश नीति में नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब होता है ना कि परिवार के कार्य संचालन वगैरह, यानी परिवार की जो एक सिद्धांतवादी परिवार होता है तो वह कैसे सिद्धांत बनाता है, किसके आधार पर सिद्धांत होता है, तो परिवार का एक समझदार व्यक्ति होता है, वह अपने परिवार की एक दिशा तय करता है। तो उस समय भारत की जो दिशा तय करने में, विदेश नीति की दिशा तय करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वह नेहरू जी की रही थी। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी का उस समय भारत की विदेश नीति में गहरा साफ पड़ा है। तो देखें, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1967 तक उन्होंने कार्य किया। ध्यान रखना, 1946 से लेके 1967 तक वह एक अच्छे महत्वपूर्ण पीएम भी रहे और विदेश मंत्री भी इन्हीं के पास था। विदेश मंत्री का जो प्रभावकारी था वो इनके पास था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्य किए। नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाना, कहने का मतलब है जो आज़ादी प्राप्त हुई है ना, हमारे पास अभी जो शक्ति संप्रभुता है ना, वह बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। बहुत देश के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बलिदान की वजह से हमें ये जो संप्रभुता प्राप्त हुई है, इस संप्रभुता को बनाए रखना, किसी दूसरे देश की वापस हुकूमत नहीं हो, उस संप्रभुता को बनाए रखना। तो पहला सिद्धांत था संप्रभुता। संप्रभुता को बचाना, ओके। दूसरा बात करें तो दूसरी जो वैल्यू है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अब क्षेत्रीय अखंडता क्या है, हाँ बताइए, सोच लीजिए कि क्या है क्षेत्रीय अखंडता। यानी भारत के बहुत बड़ा देश है तो भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो हर क्षेत्र के लोग अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग थिंक रखते हैं, लेकिन सभी को एकजुट मिला के रखना, क्योंकि वह सभी भारत के अभिन्न अंग हैं। यानी पूरा भारत एक भारत के रूप में जाना जाता है, न कि अलग अलग क्षेत्र के रूप में। तो अलग अलग क्षेत्र के रूप में लोग नहीं बटे, अलग राज्य में नहीं बटे, एक भारत की एकता के रूप में वो जाने जाए। तो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के तौर पे। और तीसरा, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि भारत आज़ादी के दौरान देखे तो बहुत पिछड़ा हुआ था, गरीबी से लोग जीवन यापन कर रहे थे। तो अब हमें उम्मीद थी एक रफ्तार की। अब वो रफ्तार कौन सी, अर्थव्यवस्था, यानी लोगों की आमदनी, भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ाना, देश की उन्नति करना। तो ये उन्नति करने का जो समय है वह बहुत लेट हो गया था। तो इस तरह से हम कहते हैं कि तेज़ गति से आर्थिक विकास करना। तो नेहरू जी ने इन 3 पॉइंट को महत्वपूर्ण नज़र रखते हुए भारत की विदेश नीति के तौर पे बहुत ही रचनात्मक महत्वपूर्ण कार्य किए। तो आगे देखना है, इस तरह से महत्वपूर्ण जो बात आती है, नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। उन दिनों देश में कुछ पार्टी समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे में जाना चाहिए। बताया ना, कुछ ऐसे चाहते थे कि भारत है वो दूसरे खेमे में चला जाए, यानी यूएसए की और चला जाए तो यूएसए फायदा देगा हमें। तो कुछ जो उस समय के नेता थे उन्होंने कहा नहीं, हमें किस ओर जाना चाहिए, रूस की ओर जाना चाहिए, क्योंकि भारत 2 गुट में बटा हुआ था। तो कुछ चाहते थे कि भारत रूस को, अमेरिका की गुट नीति को अपनाए, दूसरा कोई कह रहा था रूस को अपनाए, लेकिन ऐसा नहीं किया, हम एक अलग स्वतंत्र नीति पर चले। तो इस तरह से इस धारा पर सोचने वाले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवादी की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी प्रमुख थी, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त मिल चुकी थी, बहुत अच्छे स्तर पर उन्होंने कार्य किया था। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे आज का ये जो फर्स्ट कह सकते हैं 4th लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने पूरी तरह से परिचय कर लिया है इस पार्ट का। इस पार्ट में हम क्या क्या और समझेंगे। तो आपको क्या करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है,
क्योंकि इसमें कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं तो ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से भारत है दूसरे देशों से संबंध अच्छे बनाए रखे, चीन के साथ संबंध कैसा रहा। हाँ, क्योंकि चीन एक कहते हैं ना पीछे से वार करने वाला जैसा था, अब किस कंडीशन पे हम ये प्रूव करें कि ऐसी कंडीशन हुई कि चीन ने ऐसा किया। यानी हम विदेश नीति में अलग अलग देशों की दृष्टिकोण, उनके विचारों को और विदेश नीतियों को हम इसी चैनल पे पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि वापिस आप भूल ना जाओ। ओके, तो मिलेंगे अच्छे और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।